यूरोप में राष्ट्रवाद। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद जो अध्याय है इसके प्रश्नों को समझेंगे, प्रश्न के उत्तर समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो यह विश्वकोश नामक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी दिदरो ने। तो सही उत्तर है दिदरो। अगला प्रश्न इसमें है कि जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? सही उत्तर है फ्रेडरिक सारियू। आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो आपको रिक्त स्थान भरना है 1789। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर रिक्त स्थान संहिता के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ लिखेंगे नेपोलियन। फ्रांस का झंडा रिक्त स्थान है, तो फ्रांस का झंडा तिरंगा है। राइनलैंड का डाकिया रिक्त स्थान को कहा गया, नेपोलियन को कहा गया। तो यहाँ रिक्त स्थान भरेंगे नेपोलियन। अगला प्रश्न, पूर्वी और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जमीन पर खेती रिक्त स्थान करते थे, तो यहाँ पर लिखना होगा भूदास। यानी पूर्वी और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जमीनों पर खेती भूदास करते थे। अगला प्रश्न है, कपड़े मापने का पैमाना रिक्त स्थान था, तो कपड़े मापने का पैमाना एले था। अगला प्रश्न, वियना की संधि के बाद फ्रांस में रिक्त स्थान राजवंश की स्थापना या सत्ता स्थापित हुई, तो यहाँ पे हमें भरना है बुर्बो। यानी वियना की संधि के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः रिक्त स्थान की आजादी चाहते थे, तो यहाँ आएगा प्रेस। यानी उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः प्रेस की आजादी चाहते थे। यंग इटली की स्थापना रिक्त स्थान ने की, तो यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान में मैत्सिनी। यानी यंग इटली की स्थापना मैत्सिनी ने की। अगला प्रश्न है, फ्रांस की दूसरी क्रांति रिक्त स्थान में हुई, तो यहाँ भरना है 1830 में। यानी फ्रांस की जो दूसरी क्रांति हुई वो 1830 में हुई। जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र रिक्त स्थान था, तो यहाँ भरना है प्रिसा। यानी जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रिसा था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन रिक्त स्थान में हुआ, तो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च में हुआ। रिक्त स्थान भरना है सेंट पॉल चर्च। सत्य सत्य बताना है। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की, यह कथन सत्य है। 1804 की नागरिक संहिता को हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि 1804 की जो संहिता है वह हिटलर की संहिता नहीं है, बल्कि किसकी संहिता है? नेपोलियन की संहिता है। तो यहाँ पर हमें इस कथन को कैसा बताना है? सत्य बताना है, असत्य बताना है। इस कथन को कैसा बताना है? असत्य बताना है। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, उदारवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे। उदारवादी सभी को मत देने वाले अधिकार यानी मताधिकार के पक्ष में थे, यह कथन कैसा है? असत्य है। अगला प्रश्न है, जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था, तो यह कथन सत्य है। जो जर्मन संघ था वह 39 भागों में विभाजित था। पोलनेस और माजुर्का का संबंध पोलैंड से है, यह कथन भी सत्य है। यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, यह कथन असत्य है। केसर विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम राजा था, यह कथन भी सत्य है। 9वां प्रश्न है इसमें, ला टालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी, यह कथन असत्य है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को अच्छे से आपको याद रखना है। यह प्रश्न असत्य है, क्योंकि आपकी पुस्तक में जो लिखा है उस पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा जब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तब जाकर ये क्लियर होता है यह कथन असत्य है। नहीं तो आप केवल इतना पढ़ लेंगे ला टालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी, तो यह आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो आपको सत्य समझ लेंगे। लेकिन इसे आपको याद रखना है, यह कथन असत्य है। ला टालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी नहीं थी, तो ध्यान रखना है, इस कथन को हमें करना है असत्य। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, यह कथन सत्य है।
अब है सही जोड़ी मिलाना। तो यहाँ पर आप जो खाली स्थान जो था सही जोड़ी भरने का मिलाने का मैंने यहाँ पर भर के बता दिया है, आप देख सकते हैं। योहान गाटफ्रीड जर्मनी लिख देना है सामने, यानी जर्मनी से जोड़ी मिलेगी। कैरोल कुर्पिस्की पोलैंड से जोड़ी मिलेगी। यूजीन डेलाक्रोबा फ्रांस, गैरीबाल्डी इटली, बिस्मार्क प्रसा, लॉर्ड बायरन इंग्लैंड। इसके बाद हम अगली जोड़ी देखते हैं। नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई वाटरलू के युद्ध में। इसके बाद वियना संधि का सदस्य कौन नहीं? अमेरिका नहीं। जूसेपी गैरीबाल्डी नाविक था एक। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क की। मारियान की प्रतिमाएं राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बाद एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है। ऐसी सरकार या शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है कहलाती है निरंकुशवाद कहलाती है। निर्जाति से क्या आशय है? एक साझा नस्लीय जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, यह कहेंगे हम निर्जातीय। अगला प्रश्न इसमें है यूटोपिया। यूटोपिया यानी कि कल्पना दर्श क्या है? तो ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कल्पनादर्श या यूटोपिया कहेंगे। अगला प्रश्न इसमें है रूपक से आपका क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? तो जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था, कलाकार था, और इसने क्या किया था? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक सेना नायक था। काउंट कैमिलो दे काबूर कौन था? तो आपको याद रखना ये काबूर नाम जो आएगा, तो काउंट कैमिलो दे काबूर इटली के सार्डिनिया पीरामांड राज्य का मंत्री प्रमुख था। कौन था ये? इटली के सार्डिनिया पीरामांड राज्य का मंत्री प्रमुख था। जिउसेपी मैत्सनी कौन था? जिउसेपी मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जिउसेपी मैत्सनी ने की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। काला, लाल और सुनहरा झंडा किस देश का था? जर्मनी का। काला, लाल और सुनहरा झंडा जर्मनी का था। इटली का एकीकरण कब हुआ? सन 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। इसके बाद हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। यदि आपको इनके उत्तर मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को रोक करके इनके उत्तर लिख सकते हैं, और यदि आपको कहीं और से याद हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। इसमें से आप केवल प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न देख लीजिए। अगर इनके उत्तर आपको दूसरी गाइड से, दूसरी पुस्तक से याद है तो आप उनको लिख सकते हैं। प्रश्न क्या है? जाल विराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसके बाद अगला प्रश्न इसमें है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मेटरनिक का है। अगला प्रश्न इसमें है जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन थे? तो आपको ये लिख देना है। अगला प्रश्न इसमें है इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन थे? यह उत्तर भी आपको यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है, आप चाहें तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो यह नेपोलियन ने की थी। वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो फ्रांस में कौन से बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो यूरोप में नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हो गई। तो आपको याद रखना है सन 1789 और फ्रांस की क्रांति। औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए? तो श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति तथा व्यापारी इत्यादि थे, इनका जो वर्ग आया यह अस्तित्व में आए। जिउसेपी मैत्सनी ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की? तो मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की थी और बर्न में यंग यूरोप की। कब और किस संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई? तो 1832 को, जो 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, इसके द्वारा
यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? 12वां प्रश्न है, केराल कुरपिस्की का पोलैंड के संघर्ष में योगदान बताइए। तो ये आपको बता देना है। आगे हम इन्हीं प्रश्नों पे जो चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों को हम आगे और समझते हैं। साथ ही साथ यह कहना चाहूंगा कि यदि आपको इनके उत्तर पहले से कहीं से याद हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इन उत्तरों को याद करें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस मॉड्यूल में कौन कौन से प्रश्न बताए गए हैं, आए हैं, तो आप इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे 13वां प्रश्न जो है, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदुओं को लिखिए। 14वें प्रश्न में है, जर्मेनिया का अर्थ बताइए। फिर इसके बाद कुछ टिप्पणी है, जैसे आपको करना है जोसेफी मैथ्सनी की टिप्पणी, काउंट कैमिलो दे काबूर पर टिप्पणी है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर टिप्पणी है, फ्रैंकफर्ट संसद। इस प्रकार से आपको इन टिप्पणियों को लिखना है। तो यदि आपने इनको नहीं लिखा है या आपको लिखना है तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, या फिर आपके पास कहीं अलग से जो आपको मालूम है तो आप उनको लिख सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।